ओके जी। देखें, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आई थिंक करंट अफेयर में जो पोर्शन आता है पाकिस्तान अफेयर का, और उसमें भी करंट अफेयर में भी मेंशन्ड है, पाकिस्तान अफेयर भी मेंशन्ड है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सीएसएस के पास पेपर्स को भी देखें तो किसी ना किसी एंगल से इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जी, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के हिसाब से साउथ एशियन न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, और जो सिंस 1947 से लेकर जिस तरह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई है दुनिया में, तो इसी एंगल से किसी ना किसी से एग्जामिनरी पूछ लेता है सवाल। सबसे पहले तो हम लोग अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम देखेंगे पाकिस्तान का, कि वो किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से कौन कौन से हर्डल्स थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, या किस तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, क्या अब तक है उनके पास सिक्योरिटी, या जो इंटरनेशनल कंस्पायरेसीज से, जो इंटरनेशनल कंसर्न्स हैं, क्या उन लोगों का कंसर्न्स जो है एग्जिस्ट करता है, क्या वो सही मानों में अपनी हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए, जो कंसर्न्स उन्होंने दिए हुए हैं, जो उनकी परसेप्शन से। देखें, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बैकग्राउंड न्यूक्लियर प्रोग्राम का, कि किस तरह का पाकिस्तान का न्यूक्लियर बैकग्राउंड रहा, किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, आपको ग्लोबली सिनारियो बता दूं बेसिक से, तो दुनिया में 8 सोवरेन स्टेट्स हैं जो सक्सेसफुली एक्सप्लोडेड अपने न्यूक्लियर वेपन्स कर चुके हैं। वैसे दुनिया में 9 कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन जो नाइन्थ था वो नॉर्थ कोरिया था, जिन्होंने 2004 के बाद, या आई थिंक 2003 में, उन्होंने एनपीटी जो साइन नहीं की हुई थी, तो उनको ग्लोबली सोवरेन स्टेट्स के नाम से हम लोग नहीं कंसीडर करते उसमें। तो ग्लोबली अभी जो कंसिडर किए जाते हैं वो 8 ममालिक हैं। देखें, सबसे पहले जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉरहेड्स जो हैं, वो रशिया के पास हैं। दूसरे नंबर पे यूएसए आ जाता है, तीसरे नंबर पे फ्रांस आ जाती है, उनके अलावा चौथे पे चाइना है, और पांचवें नंबर पे यूके, एंड ऑन सिक्स्थ और पाकिस्तान, एंड सेवेंथ पे इंडिया आ जाता है, एंड एट्थ पे इसराइल आ जाता है। तो ये जो 8 ममालिक हैं, ये सक्सेसफुली सोवरेन न्यूक्लियर एक्सप्लोडेड कंट्रीज हैं, जिनके पास न्यूक्लियर अभी इंटरनेशनल के हिसाब से उनका परसेप्शन दो है, ये ममालिक इन कैटेगरीज में आते हैं। उनके अलावा अगर हम लोग थोड़ा आगे चलें, तो थोड़ा उनका बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें थोड़ा कोल्ड वॉर का सिनेरियो देखना होगा। देखें, कोल्ड वॉर जो लगी, उसमें दो सबसे ज्यादा ब्लॉक्स थे जिनके दरमियान कोल्ड वॉर लगी। एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, दूसरा था कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो कैपिटलिस्ट ब्लॉक इट मीन्स के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक उस वक्त की यूएसएसआर एंड करंटली रशिया। इन दोनों के बीच में ये कोल्ड वॉर लगी। उनके अलावा जो तीसरा ग्रुप था, जो तीसरा ब्लॉक था, वो नॉन अलाइड था, जिसमें ना तो यूएस के मेम्बरान थे, उसमें अलाइड मेम्बरान थे, ना के रशिया के मेम्बरान थे। और उनके अलावा जो चौथा ब्लॉक था, जो में 1970s ऑनवर्ड्स जो में नजर आता है, जो अभी भी कंसिडर किया जाता है, वो था इस्लामिक ब्लॉक। यहीं से हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम की गेम स्टार्ट होती है। देखें, 1974 में इस्लामिक ब्लॉक्स का जिस तरह से उभरना हुआ, जिस तरह से उनकी स्टैब्लिशमेंट हुई, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक हैरानकन बात थी। इनके अलावा हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन में देखें, तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का, वो एक सिक्योरिटी ड्रिवन प्रोग्राम है, नॉट स्टेटस ड्रिवन। सिक्योरिटी ड्रिवन प्रोग्राम इस तरह से कंसिडर किया जाता है पाकिस्तान का, क्योंकि जिस डोमेन में, जिस सर्कमस्टेंसेस में, जिस रीजन में पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है, उस रीजन में पाकिस्तान को बहुत बड़े अपोनेंट से खतरे थे। इस तरह से अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करने के लिए पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी ड्रिवन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है क्रिएट किया था। उनके अलावा अगर हम लोग बेसिक से देखें, तो 1956 से लेकर 1971 तक जो हमें टाइम पीरियड नजर आता है, और ये ऑब्वियसली कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था,
पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो 1956 से लेकर 1971 तक कोई भी पाकिस्तान का इरादा नहीं था कि भाई हम लोग एटम बम बनाएं या ऐसे कोई एटम बम बनाए जिससे इंडिया के लिए जो हमारे लिए जो इंडिया से खतरात हैं उसके लिए हम लोग एटम बनाएं या दुनिया की कंसर्न से लेकर हम लोग कई एटम की जो एस्टेब्लिशमेंट करें। तो देखें ये फेजेस जो भी कॉन्सेप्ट आए 1956 से लेकर 1971 तक, वो एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, वो मकसद था सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए कि भाई हम लोग यूरेनियम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे तो वो हम लोग दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, ना कि एटम या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हम लोग वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जी क्या होता है, उस वक्त का जो फॉरेन मिनिस्टर था हमारा जफरल्लाह खान, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि भाई हम लोग जो भी अपने न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे या जिस पे काम कर रहे हैं, तो वो मोस्टली जो है एक पीसफुल पर्पज है, ना कि किसी के लिए जो है हार्ट करें या ना कि किसी के लिए कोई नुकसानदा हो। तो देखें एटम्स फॉर पीस जो पॉलिसी यूएस ने अनाउंस की थी कोल्ड वार की शुरुआत में 60s की दहाई में शायद, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि भाई आप लोग को जिस तरह से यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करनी है अगर, या किसी भी तरीके से एटम अगर आप लोग को बनाना है, तो आप एक पीसफुल पर्पस के लिए बनाएंगे। लेकिन उस वक्त का मेजर कॉन्सेप्ट ये नहीं कह रहा था कि आप लोग जो है एक एटम बनाएं, लेकिन आप लोग यूरेनियम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है ना? सो वेट फॉर सेकंड, कोई मैसेज, वेट 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 वेट, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? यस सर। इंटरनेट का इशू है शायद थोड़ा बहुत। तो जी आते हैं वापस। उसके बाद 1963 में हमें यूरेनियम मिलता है डीजी खान से। 1963 में जब यूरेनियम हमें मिलता है तो उसके 2 साल बाद हमारे वॉर हो जाती है इंडिया के साथ। और वो 1965 वाली वॉर जो इंडिया के साथ होती है, उसमें हद से ज्यादा हमें ये एक कमी फील की गई, एक इस चीज की हमें नीड थी कि हम लोग अपना डिटरेंस क्रिएट करते, ताकि हमारे जो एक्शंस हैं वो इस तरह से डिटर करें इंडियन एग्रेसिव्स को, ताकि उस तरह का बिहेव इंडिया की तरफ से नहीं आए। तो इस टाइम पीरियड में हमें बहुत बड़ी नीड थी हमें न्यूक्लियर बम की, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की। क्योंकि देखें एक इंसिडेंट भी हुआ था इसमें 1965 में, अगर मैं कॉन्सिक्वेंटली इस चीज के बता दूं, इसमें 1965 में पाकिस्तान इंडिया की वॉर जो लगी थी, उसके बाद एक वियना में मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस थी एक। तो उस वक्त का जो फॉरेन मिनिस्टर था हमारा वो था जुल्फकार अली भुट्टो। जुल्फकार अली भुट्टो वहां पे जाता है, वहां पे मुनीर अली खान के साथ मिलता है। मुनीर अली खान वो नाम है जो पाकिस्तान के एटॉमिक जो एनर्जी थी PAEC, उनका सबसे पहला जो चेयरमैन था वो मुनीर अली खान था। देखें वो किस तरह से वो फिर उस पोजीशन में आ गया। उस वक्त जब जुल्फकार अली भुट्टो ने मुनीर अली खान से मिले, उस वक्त वो मुनीर अली खान जो था वो डायरेक्टर था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का। तो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की, वहां पे उन्होंने कहा कि हमें भी एटम बम बनाना है। तो मुनीर अली खान ने कहा कि आप अपने जो प्रेसिडेंट है उनके साथ जाके आप मशवरा करें, उनके साथ आप जाके मिलें कि वो क्या कहते हैं इस चीज पे, तो फिर इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ कि जुल्फकार अली भुट्टो ने, अयूब खान उस वक्त का प्रेसिडेंट था, अयूब खान के साथ मिला, अयूब खान के साथ वो बात कंसर्न की। तो अयूब खान ने क्लियर कट उनको जवाब दे दिया, कहा कि हम लोग इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे लेकर चलें या न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएं या ऐसे कोई इस्लामिक बम बनाएं। तो लेटर ऑन जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको बोला, मुनीर अली खान को, कि आप वेट करें, अभी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बात नहीं मान रहे, आप मेरी गवर्नमेंट आने का वेट करें। इंशाल्लाह मेरी गवर्नमेंट जब आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको हायर कर दूंगा और हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा सिनारियो था उनका। मतलब ये कि 1960s के माइंड में भी, इस दौर में भी जुल्फकार अली भुट्टो के माइंड में ये चीज जरूर थी कि हमें इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1965 वाली जो जंग देखी थी उनमें बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे।
तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ी नीड थी, तो यही जुल्फकार अली भुट्टो की सोच थी। तो लेटर ऑन क्या हुआ कि 1971 की वार भी हमें इंडिया के साथ लगी। उस वक्त बांग्लादेश भी सेपरेशन पे थी, बल्कि सेपरेट हो गई थी। और उस वक्त एक सिनारियो क्रिएट हुआ कि हम लोग जैसे ही आजाद हुए थे तो हम लोग ने एक टिल्ट की थी यूएस की तरफ। तो जिस वक्त हम लोग ने टिल्ट की थी यूएस की तरफ, तो यूएस ने हमारी ना 1965 वाली वॉर में हमारी मदद की थी, ना ही हमारी 1971 वाली वॉर में हेल्प की थी। क्योंकि वो जब अलाइड एक दूसरे का जब बनता है, तो उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है अलाइड पावर्स का कि भाई अगर आप लोग के ऊपर कुछ चीज होंगी तो मैं सबसे पहले आके आप लोग के डिफेंड करूंगा और आप लोग के लिए लड़ूंगा आके। तो मतलब इट मीन्स कि आप लोग की बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। तो यहीं पे हमें बहुत बड़ा गैप नजर आता है 1971 वाली वॉर के बाद, कि भाई हमें अब तो एट एनी कास्ट हमें तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखें, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की रिजीम आ गई। जब जुल्फकार अली भुट्टो की रिजीम आ गई, तो उस वक्त ये इंडियन कंसर्न्स भी थे। इंडियन ने जिस तरह से एग्रेशन शो की थी, उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने मुनीर अली खान से बात की। मुनीर अली खान ने उनको बताया कि भाई इंडिया ने न्यूक्लियर पावर बनाना शुरू कर दिया है, और इस तरह के न्यूक्लियर पावर वो एटलीस्ट वो हो चुके हैं। अभी ऐसे समझे 80% उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। तो क्या होता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने 1972 में एक अर्जेंट बेसिस पे एक मीटिंग कॉल की। वो 1972 वाली जो मीटिंग थी वो मुल्तान में की गई थी। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद थे, और उसमें कुछ सीक्रेट इदारों के लोग भी मौजूद थे। तो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने बहुत बड़े मशहूर जो जुमले थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इवन ग्रास खाएंगे, लेकिन हम लोग एटम बम और इस्लामिक बम बना के रहेंगे। तो इस स्टेटमेंट ने सबको बूस्ट कर दिया कि भाई एट एनी कास्ट वी हैव टू बिल्ड न्यूक्लियर बॉम्ब। तो उस वक्त अमेरिका ने बहुत सारी कोशिशें की कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हाथ मिलाया जाए और उनको इस बात पे कायल किया जाए कि आप लोग न्यूक्लियर जो एटम बम है आप लोग वो ना बनाएं। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम लोगों ने इस्लामिक बम बनाना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप लोगों ने हमारी ना 1965 वाली वार में हेल्प आउट की, ना ही आप लोगों ने 1971 वाली वार में हेल्प आउट की। तो हमारा ये अलायन, हमारा ये आप लोग के साथ जो टिल थी वो किस काम की? तो हमें एटम बम बनाना होगा। उसके बाद ये क्या होता है कि 1974 में सीक्रेट टेस्टिंग इंडिया करती है, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से बहुत बड़ा मशहूर है। ये चीजें मंजर आम पर आ जाती है। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो मुनीर अहमद खान को बुला लेते हैं, और हम लोगों ने जो 1956 में एक कमीशन बनाई थी, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो बिल्ड की थी, उन पे मजीद काम तेज करने के लिए मुनीर अली खान को एज ए डायरेक्टर जो है मुकर्रर कर दिया, और उनको यह टास्क दे दिया कि आप लोग अपना काम जारी रखें और वो तेजी से जारी रखें। तो इस वक्त 1974 में एक और वाक्य, एक और इंसिडेंट यही, डॉक्टर एक्यू खान की जो है एक हमें इस तरह की अपीयरेंस नजर आती है कि कहूता लेबॉर्ट्री वहां पे एस्टेब्लिश होती है, और उनका डॉक्टर एक्यू खान उस वक्त मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में शायद स्टूडेंट थे या एटलीस्ट जूनियर साइंटिस्ट थे। तो उस वक्त की डॉक्टर एक्यू खान जो है उनको बुला के कहूता लेबॉर्ट्री का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया जुल्फकार अली भुट्टो ने। इस तरह से ये सिलसिला चलता गया, और 1984 में एक सीक्रेट टेस्टिंग करवाई गई, क्योंकि यहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो का दौर जो है वो खत्म होता है 77 तक। तो आगे क्या होता है कि 1984 में एक सीक्रेट टेस्टिंग की गई कि भाई हम लोग ने ये टेस्ट एट एनी कॉस्ट करनी है, ताकि हम लोग दुनिया को बता सके, अपने एग्रेसिव एनिमी को बता सके कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसके बाद एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट आती है 1979 वाली जो शिफ्ट आई थी। उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी एटलीस्ट जो रीजन में थे वो बहुत ज्यादा थे। अमेरिका ने भी बहुत अर्ज किया, बहुत कोशिशें की पाकिस्तान को मनाने के लिए, आप टेस्ट ना करें ना करें। लेकिन क्या होता है कि 1998 में ऑफिशियली शागी के मकाम पर
on 20th May